गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। बीए बीएड, बीएससी बीएड, 4th ईयर, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी प्रशिक्षणार्थियों, आप पढ़ रहे हैं महिलाओं के संग होने वाली हिंसा से संबंधित कि महिला की हिंसा को कैसे रोका जाए, घरेलू हिंसा को कैसे नियंत्रित किया जाए, उसके कुछ उपाय और सुझाव हैं जो मैं आपके सामने समझा रहा हूँ। प्रशिक्षणार्थियों, एक पक्षी को आप पिंजरे में कैद कर दें और फिर कभी उससे उड़ने के लिए कहें तो वो अपनी उड़ान भूल चुका होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे देश की महिलाओं के साथ में ये शोषण, ये अत्याचार, ये दुर्व्यवहार और घरेलू हिंसा पीढ़ियों से चली आ रही है। प्रशिक्षणार्थियों, ये महिलाओं के लिए बचपन से यही पाठ पढ़ाया जाता है कि वो पुरुष के सामने झुककर रहें, चुप रहें और अपने को पुरुष से श्रेष्ठ साबित न करें। उनकी मानसिकता ऐसी बना दी जाती है कि वो किसी अजनबी के संग जब उसका विवाह कर दिया जाता है, वहाँ भी जाते समय उनको यही पाठ पढ़ाया जाता है कि वो चुप रहें, कुछ ना कहें। चाहे पति में ढेर सारी बुराइयां हों, पति में ढेर सारे ऐब हों, और उसके बावजूद उस महिला को, बालिका को क्या शिक्षा दी जा रही है कि भला है, बुरा है, जैसा भी है, तेरा पति तेरा देवता है। तो वो जाकर ससुराल में यही गीत गाती है, चाहे उसका पति शराबी हो, जुआरी हो, सटोरिया हो या दुनिया भर के ऐबों से भरा हुआ हो, और उसके बावजूद वो महिला के मुंह से यही गीत निकलता है कि भला है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। प्रशिक्षणार्थियों, उनकी मानसिकता में ये जाम पिलाए जाते हैं कि उनको पुरुषों से पहले भोजन नहीं करना है, उनको पुरुषों की महफिल में नहीं जाना है, उनको पुरुषों के बाजार में नहीं जाना है, उनको पुरुषों से बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि पुरुष वंश को चलाने वाले हैं, पुरुष माँ बाप को जन्नत में ले जाने वाले हैं, पुरुष उनकी अंतिम यात्रा में पिंडदान करते हैं और पिता की चिता को मुखाग्नि देते हैं। महिलाएं क्या हैं? इनका काम घर में रहने का है। महिलाएं दोयम दर्जे की हैं, पुरुष पहले दर्जे के हैं। दर्जे बांट दिए गए। प्रशिक्षणार्थियों, उनको धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश कर कर उनको ऐसा बना दिया जैसे संसार में वो कोई बोझ हो। उनकी जिंदगी जन्म से पहले उनके साथ भेदभाव शुरू हो जाता है। माँ के गर्भ में आए हैं और पता लग जाए कि वो पुत्री है, कन्या है, तो उस भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। और जैसे तैसे करके अगर जन्म ले भी लिया है तो आप देखते हैं कि उसको जन्म देने वाली माँ का चेहरा पीला पड़ जाता है, और जिस परिवार में जन्म लिया है उन सबका चेहरा नीला पड़ जाता है, पिता का चेहरा ढीला पड़ जाता है। और अगर उसी घर में पुत्र ने जन्म ले लिया है तो जश्न मनाया जाता है, तालियां बजाई जाती हैं, थालियां बजाई जाती हैं, मिठाई बांटी जाती है, और बेटी के जन्म पर मातम छा जाता है। अब इसकी पढ़ाई कैसे होगी? अब इसका ब्याह कैसे होगा?
अब इसके लिए योग्य वर कैसे मिलेगा, ये चिंताएं उसके जन्म से लेकर, और माँ बाप को इन चिंताओं से ग्रसित होने के कारण वो बेटी के जन्म को पसंद नहीं करते। उस ऐसी सोच का पुरुष प्रधान समाज के अपने आप को प्रधान मानने का, महिलाओं को दोयम दर्जे के मानने का, तो ऐसी मानसिकता से महिलाएं अपने अधिकार, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता सब कुछ गंवा बैठती हैं। न वो अपने वर्तमान के निर्णय ले सकती हैं, न अपने भविष्य के निर्णय ले सकती हैं, क्योंकि उनके पीछे ऐसा भूत लगा दिया गया है जो भूतकाल से उनका पीछा कर रहा है। जो ऐसा भूत जो उनका वर्तमान खराब करता है, ऐसा भूत जो उनका भविष्य खराब करता है, और इस ओर हमारे समाज का, हमारे समाज के कर्ता धर्ताओं का कोई ख्याल, कोई ध्यान उनकी ओर नहीं जाता। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपके लिए महिलाओं की मानसिकता को बदलने की बात कहना चाहता हूं कि वो कैद में बुलबुल उड़ना भी भूल चुकी है, जबकि उसके पंख भी हैं, लेकिन लंबे समय तक ये जुल्म सितम, ये अत्याचार, ये शोषण उसके साथ होता चला आया है। उसकी बदौलत वो अपनी उड़ान, अपनी क्षमताओं को, अपनी योग्यताओं को, अपनी कुशलताओं को सब कुछ गंवा बैठती है। तो जिस पक्षी को पिंजरे में कैद कर दिया जाए, तो वो लंबे कैद के बाद जब छूटता है तो उड़ान भूल चुका होता है। तो हमारे देश की महिलाओं के साथ यही हो रहा है कि उनकी मानसिकता ऐसी बना दी है कि वो अपने आप को पुरुषों से हीन समझने लगती हैं। उनके साथ होने वाले भेदभाव को वो अपनी तकदीर का हिस्सा मान लेती हैं कि ये उनकी किस्मत है। प्रशिक्षणार्थियों, जब तक महिलाएं अपनी मानसिकता में बदलाव नहीं लाएंगी, तब तक उनके साथ जो होने वाला शोषण है, उनके खिलाफ होने वाली हिंसा है, उनके साथ होने वाले जो अत्याचार हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। उनको रोकने के लिए महिलाओं को स्वयं को जागरूक होना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तब जाकर वो पुरुषों के द्वारा की जाने वाली हिंसा का सामना या विरोध कर पाएंगी। वो नहीं मानती कि वो समाज की इस इकाई का एक अभिन्न अंग है। जब एक तरफ ये कहते हो सीता के बिन राम अधूरा, राधा के बिन कृष्ण अधूरा, एक अकेला नाम अधूरा, और उसी अधूरेपन को पूरा करने के लिए अर्धनारीश्वर, अर्धांगिनी कहते हो, लेकिन मानते क्यों नहीं? उसको जो अर्धांगिनी बना दिया है तो फिर उसको कहने से काम नहीं चलेगा। हमारे समाज को उनको ये मान्यता भी प्रदान करनी पड़ेगी, ये मानना भी पड़ेगा, ये कबूल करना पड़ेगा कि वो वास्तव में हमारी अर्धांगिनी हैं, हमारे शरीर का ही आधा अंग हैं। प्रशिक्षणार्थियों, मैं
प्रशिक्षणार्थियों, तो ये महिलाएं जब तक जागरूक नहीं होंगी, महिलाएं अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगी, तब तक उनके साथ ये हिंसा होती रहेगी, ये अत्याचार होते रहेंगे। महिलाओं को अपनी मानसिकता को बदलना होगा और ये मानना होगा कि वो भी समाज की एक इकाई हैं और इस देश की सम्मानित एक नागरिक हैं। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले, बिछोना धरती को कर ले, अरे आकाश ओढ़ ले। प्रशिक्षणार्थियों, ये मोटिवेशन की पंक्तियां हैं कि जब आपका कोई साथ नहीं दे रहा है तो आप अपना सम्मान खुद शुरू कर दीजिए। आपको लोग अपमानित कर रहे हैं, समाज में, परिवार में, जान पहचान में लोग नहीं मानते, तो आप अपना सम्मान खुद करें। तो महिलाओं को चाहिए कि वो अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाएं और वो अपना सम्मान खुद पहचानें और खुद अपना सम्मान करना सीखें, तब वो अपमानित होने से बचेंगी। जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि अर्धांगिनी मानते हैं, लेकिन आप उसको अर्धांगिनी मानकर चलते नहीं हो। आपको क्रियान्विति भी करनी है, मानने के साथ साथ उसको आपको क्रियान्विति भी देनी है कि हाँ, वास्तव में महिलाएं इस समाज की एक अभिन्न इकाई हैं और पुरुष का सारा कार्य अधूरा है महिलाओं के बिना। ऐसा मानते हैं, इस सृष्टि को जब आदि मानव को, पहले मानव को जो बनाया आदम और ईव, उनको उर्दू में आदम और हव्वा कहते हैं। तो आदम नाम के जो गॉड ऑफ मैसेंजर बनाए गए नबी, उनके लिए वो अवतारी पुरुष को जब बनाया तो उन्हीं की जन्नत में उनको रखा गया और उन्हीं के बाईपास सर्जरी करके महिला को बनाया गया, जो आदम के साथ हव्वा बनी। आदम और ईव इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा। उनको पुरुष के अंग से निकाला गया है, वास्तव में वो पुरुष का ही अंग है, और पुरुष अपने ही अंग को सम्मान क्यों नहीं देता। लेकिन लंबे समय तक महिलाओं के संग ये मानसिक दबाव बनाया गया कि उनको दोयम दर्जे का बना दिया गया। जब पहले मानव में स्त्री और पुरुष, जो पुरुष का ही अंग है आदम और हव्वा, तो जिनसे सृष्टि की रचना हुई है, तो शंकर जी और पार्वती जी को भी आपने देखा होगा कि शंकर जी के यहाँ इस साइड में पार्वती जी लगी हुई हैं। तो वो अर्धनारीश्वर की जो छवि है वो लोगों को प्रेरणा के लिए है कि महिलाएं भी इस समाज की एक सम्मानित इकाई हैं। महिलाएं भी पुरुष का ही एक अंग हैं, महिलाएं भी पुरुष के समकक्ष हैं, महिलाएं भी पुरुष के समान हैं। ये प्रदर्शन करने के लिए, लोगों को ये दिखाने के लिए, ये मैसेज छोड़ने के लिए ये ढेर सारी बातें हैं जिन पर हमको अमल करना चाहिए, मानना चाहिए कि वास्तव में महिलाएं भी हमारे समाज का एक हिस्सा हैं। प्रशिक्षणार्थियों, तो इसके लिए महिलाओं को जागरूक होना होगा, महिलाओं को पहचानना होगा अपनी क्षमता को, अपनी शक्ति को, अपनी योग्यताओं को, और पुरुष के सामने उनको अपने आप को छोटा नहीं समझना है, बल्कि ये मानना है कि वो भी इस देश की सम्मानित नागरिक हैं। सामाजिक जागरूकता, अक्सर महिलाओं के संग घर में, पास पड़ोस में और स्कूल कॉलेज में ये घटनाएं होती हैं, तो उसके लिए काउंसलिंग की आवश्यकता है, सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है, और ऐसे काउंसलर हों कि वो उन बालक और बालिकाओं की काउंसलिंग करें जिनके साथ में घर पर
भेदभाव किया जा रहा है, जिनके साथ में स्कूल और कॉलेज में ये हिंसा हो रही है, जिनके साथ में ये अत्याचार, शोषण और हिंसा की जो शिकारग्रस्त महिलाएं हैं, तो उनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए, उनकी समस्याओं को जाना जाए और उन समस्याओं के समाधान किए जाए। सर्वे में निकलकर ये आया है कि हिंसा का शिकार सिर्फ बालिकाएं ही नहीं होती, बल्कि लड़के भी होते हैं, और लड़कों के साथ में भी इस समाज में ऐसे दरिंदे भी हैं जो लड़कों के साथ में भी दरिंदगी करते हैं। वो यौनाचार और यौन शोषण लड़कों का भी होता है। तो ऐसी स्थिति में काउंसलिंग की आवश्यकता है, काउंसलर की आवश्यकता है कि वो काउंसलिंग करें और उन समाज की इस दुर्दशा पर वो शोध करें और उनके लिए समाधान निकालें और उनकी समस्या का समाधान करें। जो बालक और बालिकाओं दोनों के साथ में ये दुर्व्यवहार हो रहा है, ये हिंसा हो रही है। प्रशिक्षणार्थियों, लेखन के माध्यम से महिला कानूनों के द्वारा और शोध और ऐसे आलेख, ऐसे पत्र पत्रिकाओं में लेख छपने चाहिए और महिला कानूनों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि महिलाओं को ये लाभ हो उन लेखों के माध्यम से कि वो कानून की जानकारी को हासिल कर लें और उनके विरुद्ध में होने वाली हिंसा को वो रोकने में कानून की मदद ले सकें। प्रशिक्षणार्थियों, आत्मनिर्भरता हमारे देश में, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि महिलाओं को छोटी उम्र में अपने पिता के आगे हाथ और बड़े होने पर अपने पति के आगे हाथ और वृद्ध होने पर अपने पुत्र आदि के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं पैसे के लिए। तो वो परावलंबी हैं, पराश्रित हैं। ऐसी स्थिति में उन महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे उनको दूसरों की तरफ मुंह नहीं देखना पड़े। ख़ासतौर से इस पुरुष समाज की ओर वो देखती हैं, तकती हैं और उन पुरुषों के ऊपर आश्रित रहती हैं। तो उनकी ये पराश्रितता दूर हो जाए और वो स्वयं आत्मनिर्भर बने और ऐसे स्किल डेवलपमेंट के कोर्स, जिससे कि उनको रोजगार उपलब्ध हो और ऐसी ही शिक्षा हो जिससे उनके लिए उनकी बेरोजगारी दूर हो और आर्थिक रूप से उनको स्वावलंबन का एक रास्ता मिले और वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन जाएं। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को उत्पादन और संपत्ति में भी हिस्सा देना होगा। जो उत्पादन है समाज का, परिवार का, देश का, तो उस परिवार की संपत्ति में से हिस्सा मिलना चाहिए और उस परिवार के उत्पादन में भी उनको हिस्सा मिलना चाहिए। इस संपत्ति के हिस्से से और उत्पादन के हिस्से से जो उनके हिस्से में आएगा, उसको संपत्ति के बंटवारे से और उत्पादन के बंटवारे से वो भी आत्मनिर्भर बन जाएंगी। ऐसी स्थिति में जो वो पुरुष के अधीन रहती हैं और अपने पुत्र आदि के अधीन रहती हैं, उस सब से बचा जा सकेगा। प्रशिक्षणार्थियों, आप समझ सकते हैं कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और उससे उनके विरुद्ध होने वाली हिंसा को रोका जा सकेगा, नियंत्रित किया जा सकेगा। मैं समझता हूँ समुदाय आधारित रणनीति अगला बिंदु है। समुदाय पर आधारित रणनीति का निर्माण करना होगा। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे समाज और हमारे समुदाय, इनके लिए सहारा तब लिया जाए समुदाय का। आपको आपके विरुद्ध होने वाली हिंसा के लिए, घरेलू हिंसा के लिए, पति पत्नी के झगड़े के लिए, या जो भी घरेलू हिंसा हुई है उसके विरुद्ध में सीधे आप थाने कचहरी में ना जाएं, बल्कि आप समुदाय की मदद लें और समुदाय आपको ऐसी रणनीति का निर्माण करे जिससे आपकी समस्या को
समाधान किया जा सके, आपकी समस्या का समाधान हो जाए, तो उसके लिए समुदाय को कुछ वैधानिक अधिकार भी मिलने चाहिए। समुदाय को अगर वैधानिक अधिकार दिए जाएंगे तो मैं समझता हूँ अगर पंचायतों को ये अधिकार मिल जाएं तो वो पंचायत स्तर पर वो घरेलू हिंसा को रोकने में काफ़ी हद तक उनको सफलता मिल जाएगी। प्रशिक्षणार्थियों, उसके लिए पुलिस का सहारा बाद में लिया जाए, पहले महिलाओं की बैठक की जाए और महिला और पुरुषों की बैठक करने के बाद ये समुदाय अपना निर्णय सुना दे, ये पंचायतें अपना फैसला सुना दे और उस फैसले से दोनों पार्टी संतुष्ट हो जाएं, तो मैं समझता हूँ उस हिंसा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो उसके लिए समुदाय को वैधानिक अधिकार प्रदान किए जाएं, इन पंचायतों को वैधानिक अधिकार प्रदान किए जाएं, जिससे कि एक पीड़ित महिलाओं को या पीड़ितों को थाने में, कचहरी में, और आप जानते हैं कि कोर्ट कचहरी में, न्यायालय में तारीख पर तारीख दी जाती हैं, तारीख पर तारीख दी जाती हैं, फैसला लंबे समय में होता है। जबकि आप पंचायत स्तर पर और ये समुदाय आपकी समस्या का समाधान 1-2 बैठक में ही कर देगा। तो इसलिए समुदाय आधारित रणनीति तैयार करनी होगी, जिसमें समुदाय को वैधानिक अधिकार प्रदान करने होंगे और पंचायतों को भी वैधानिक अधिकार प्रदान करने की सिफारिश की गई है। प्रशिक्षणार्थियों, जिला सहायता समिति, जिला सहायता समिति में पुलिस और संगठन हैं, वो अपनी भूमिका निभा सकते हैं। वो संगठन पुलिस की मदद ले सकते हैं और ये महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को रोकने में सक्षम हो पाएगी। तो इस जिला सहायता समिति की मूल्यांकन की भी आवश्यकता है और इसकी समीक्षा की भी आवश्यकता है। महीने में 15 दिन में इनके कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए, इनका मूल्यांकन भी होना चाहिए जिला सहायता समिति का, जिससे कि ये अपने कार्य को प्रभावी तरीके से अंजाम दे सकें। पुलिस की भूमिका संवेदनशील बनाना अगला बिंदु है कि जब तक हमारे देश की पुलिस व्यवस्था पर उंगलियां उठती रहेंगी तब तक ये पुलिस उंगली उठवाती रहेगी। हमारे देश की पुलिस को संवेदनशील बनाना है, वास्तव में जो घटना जिसके साथ पीड़ित है उसका पक्ष लेना है, ना कि किसी ने भ्रष्टाचार से या राजनीतिक दबाव से पुलिस से जो कार्य करवाया जा रहा है उसको पुलिस को नहीं करना है। पुलिस को वही कार्य करना है जो पीड़ित है, जिसको मदद की आवश्यकता है उसकी मदद करनी है। ये नहीं कि आप राजनीतिक दबाव में आ जाएं या कोई भ्रष्ट आचरण के दबाव में आ जाएं और आप उनका काम पहले कर दें और पीड़ित इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकर खाता फिरे। तो इसलिए हमारी पुलिस की भूमिका को संवेदनशील बनाना होगा और हमारी पुलिस को घरेलू हिंसा से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। पुलिस के कुछ अधिकारियों को, जो थाने में अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनमें से घरेलू हिंसा से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना होगा पुलिस के लिए। और थानों में कोई एक दिन ऐसा निश्चित किया जाए 1 महीने में, जिसमें महिलाओं के संग होने वाली हिंसा के विरोध में, महिलाओं के संग होने वाली घरेलू हिंसा के विरोध में उनको कुछ जानकारियां प्रदान की जाती हैं। तो उनको जानकारी भी दी जाए और वहाँ काउंसलर भी होने चाहिए। थाने में काउंसलर हों और उनकी काउंसलिंग का टीवी पर, रेडियो पर प्रचार प्रसार होना चाहिए कि उन काउंसलर ने ऐसे एक केस को सॉल्व किया है जिसको करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तो ऐसे मुश्किल केस को जब आसान कर दिया है तो उन काउंसलर की और थाने में जो प्रशिक्षित थाने हैं, थानेदार या जो भी अधिकारी हैं, थाना प्रभारी, उनके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और एक दिन ऐसा महीने में निश्चित करना है जिसमें लोगों को घरेलू हिंसा के विरोध में जानकारी प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षणार्थियों, इससे, इस प्रचार प्रसार से पुलिस संवेदनशील हो जाएगी और वो पीड़ितों के मदद के लिए तैयार हो जाएगी। तो इससे भी हम
घरेलू हिंसा पर नियंत्रण पा सकते हैं। अगला है कि आयोग का संदेश ऐसा जाना चाहिए कि जो महिला संगठन हैं या महिला आयोग हैं या स्वयंसेवी संस्थान हैं जिन्होंने महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा के विरोध में आवाज़ उठाई है, वो मदद कर रहे हैं, तो उनकी मदद का मजाक न बने। उन्होंने जो सहायता की है उसके बारे में सरकार के लिए ये मैसेज जाए कि हाँ, वो महिला संगठन ने जो कार्य किया, महिला आयोग ने जो कार्य किया, वो काबिल तारीफ है। अन्य सुझाव भी हैं प्रशिक्षणार्थियों। अन्य सुझावों में आप देख रहे हैं कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को रोकने के लिए अल्पावास में मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक लगाने होंगे। जो महिलाओं को घर से निकाल दिया गया है, महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसा की जो शिकार हैं, पीड़ित हैं और उनको अभी इंसाफ नहीं मिला है, तो वो अल्पावास में रहती हैं। उसमें रहते समय वहाँ उनके लिए ऐसी स्थिति में मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक की आवश्यकता है, जिससे कि वो उनकी समस्या का समाधान कर सकें, उनकी बीमारी का इलाज कर सकें। लोक अदालतों का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि लोगों को जल्दी से जल्दी आसानी से न्याय मिल जाए। ऐसी जन अदालतें होनी चाहिए। थाने में जानकारी दिवस, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक दिन ऐसा निश्चित किया जाए जो थाने में जरूरी जानकारी महिलाओं के कानूनों की, महिलाओं के हितों के कानूनों की और महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को रोकने की जानकारी प्रदान की जाएगी। न्यायिक फैसलों का प्रचार प्रसार किया जाए। जो भी फैसले आए हैं, जैसा कि मैंने काउंसलर के माध्यम से इस थाने में करवाया था कि इस केस को सॉल्व करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, तो उस नामुमकिन को मुमकिन किया था काउंसलर महोदय ने, जो एक प्रशिक्षण प्राप्त थाना प्रभारी हैं और वहाँ काउंसलर हैं। उनकी भूमिका से उस न्यायिक फैसले को ये प्रचार प्रसार मिलना चाहिए, जिससे कि लोगों को ऐसे फैसलों के संबंध में जानकारी प्राप्त हो और वो उनके विरुद्ध में होने वाली हिंसा को रोक सकें। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं, महिला आंदोलन और महिला प्रकोष्ठ, महिला आंदोलन के द्वारा उस क्षेत्रीय कानून व्यवस्था और अपराध पंजीकरण, अगर महिलाओं के आंदोलन करने वाले जो प्रकोष्ठ हैं वो आपराधिक मुकदमों को आसानी से दर्ज करवा दें, पंजीकरण करवा दें और न्यायाधीश और न्यायकर्मियों की जो भूमिका है उसको संवेदनशील बनाने में इन आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। इन आंदोलनों की भूमिका ये होनी चाहिए कि वो न्यायाधीश और न्यायकर्मियों को संवेदनशील बनाएं और पीड़ित के, अपराधी के विरोध में वो मुकदमे को दर्ज करवाएं, पीड़िता का मुकदमा दर्ज करवाएं। प्रशिक्षणार्थियों, परवरिश में भेदभाव ना हो। हमारे देश में महिलाओं को जन्म से पहले भेदभाव शुरू हो जाता है और उस भेदभाव को रोकने के लिए हमको बालकों की परवरिश ऐसी करनी होगी जिससे वो आगे चलकर पति बनकर महिलाओं के ऊपर रौब न डालें। तो उसके लिए घर में लड़के और लड़की को समान समझें और उनके साथ समानता का व्यवहार करें। ये ऐसा महसूस ना होने दें कि वो लड़की अपने आप को अपने भाई से कम समझे। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी लड़के से झाड़ू भी लगवाएं, कभी कभी लड़के से पोंछा भी लगवाएं, कभी कभी लड़के से सब्जी रोटियां भी बनवाएं। इससे ये बदलाव होगा कि उसकी बहन बाजार से सौदा लेकर आ रही है, बहन साइकिल चलाना सीख गई है, बहन गाड़ी चलाना सीख गई है और उन बेटियों में ये आत्मविश्वास जाग जाएगा कि वो लड़कों से अब कम नहीं है। उनकी नई मूवी रिलीज हो गई है और नई मूवी का नाम रख दिया है हम किसी से कम नहीं। जब उनकी इस मूवी को लोग देखेंगे कि बालिकाएं गाड़ियां चला रही हैं, बालिकाएं, महिलाएं कार चला रही हैं, महिलाएं मेट्रो चला रही हैं, महिलाएं एरोप्लेन चला रही हैं, ऐसी स्थिति में उनके प्रति, महिलाओं के प्रति पुरुष के द्वारा सम्मान और आदर पैदा होगा और वो भेदभाव दूर हो जाएगा। मैं समझता हूँ परवरिश में अगर हमने इस बात का ख्याल रख लिया तो पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि भारत में महिलाओं को पुरुषों से कम नहीं समझा जाता।
हमारे देश में महिलाओं का सम्मान किया जाता है। हमारे देश में यत्र नारीस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता वाली जो पंक्तियां हैं उनको चरितार्थ करके दिखाया जाता है। तो पूरी दुनिया को ये संदेश जाना चाहिए प्रशिक्षणार्थियों कि आप अपने बहन भाई में, बेटे बेटी में कोई असमानता ना होने दें, ना करें। तो उनकी परवरिश में आपको इस बात का ख्याल रखना है छोटी उम्र से ही कि उनकी परवरिश में बालक और बालिका में कोई भेदभाव ना हो। कानून पर शोध, कानून पर शोध पुलिस, न्यायपालिका, महिला संगठन, अकादमिक संस्थाएं ऐसी हैं जिन पर शोध किया जा सकता है। कानून पर शोध करने के लिए, कानून पर शोध किया जाए पुलिस की भूमिका को लेकर, न्यायपालिका की भूमिका को लेकर और महिला संगठनों की भूमिका को लेकर और अकादमिक संस्थाओं का। प्रशिक्षणार्थियों, इन ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर शोध करने की आवश्यकता है कि अकादमिक संस्थाओं में शोध करने की आवश्यकता है। वहाँ बालक और बालिका के साथ में क्या भेदभाव होता है, बालिका ही के साथ यौन दुर्व्यवहार नहीं होता बल्कि बालकों के साथ भी होता है छोटी उम्र में यौन दुर्व्यवहार। तो ऐसी स्थिति में कानून पर शोध करने की आवश्यकता भी बताई गई। कुशल जांच पड़ताल की जाए, जो भी मुकदमा आया है उसकी जांच पड़ताल की जाए कि ये फर्जी तो है कि नकली तो नहीं है, असली है कि नकली है, उसकी अच्छे ढंग से जांच पड़ताल होनी चाहिए। मानसिक और शारीरिक, मानसिक हिंसा को भी शारीरिक हिंसा की श्रेणी में ही रखने की आवश्यकता है। प्रशिक्षणार्थियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को इतनी मजबूती देनी है, ऐसे नए संगठनों का ढांचा निर्माण करना है जिससे कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा में समय रहते ही हस्तक्षेप किया जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि वो महिलाओं के संग हिंसा हुई है, वो सुसाइड कर लें, जहर खा लें या उनको जलाकर मारा जा रहा है, तो उसको समय रहते ही इन संस्थाओं को, सरकारी संगठनों को, गैर सरकारी संगठनों को आगे आना चाहिए और उनको रोकना चाहिए और तो और मध्यस्थता करके उनका समाधान भी करना चाहिए। मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ जो घरेलू हिंसा को लेकर आपको बताया है समझ में ज़रूर आ गया होगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और अगले पाठ में आपसे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।